एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी सभ्यताएं अपनी जमीनी सरहदों में बंधी हुई थीं। तब एक देश था जो समंदर पर राज कर रहा था, और वो था भारत। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये उस वक्त भारत के लिए सिर्फ समंदर नहीं थे, बल्कि ये तो हाईवे थे। भारत की ताकत, उसके व्यापार और उसकी संस्कृति के हाईवे। तो चलिए आज ऐसी शानदार समुद्री विरासत की गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो भारत की समुद्र से पहली पहचान, इसके सबसे पुराने और सबसे मजबूत सबूत हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के लोथल से। अब देखिए, ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं था। इसे दुनिया का सबसे पुराना, जी हां, सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। और यही वो नींव है जिस पर भारत के हजारों साल के समुद्री दबदबे की पूरी कहानी लिखी गई। ये जो लोथल का डॉकयार्ड था ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। इसका पूरा डिजाइन ज्वार भाटे के विज्ञान पर टिका था। मतलब जब समंदर में ऊंची लहरें उठती तो जहाज उनके साथ अंदर आ जाते और एकदम सुरक्षित तरीके से डॉक हो जाते थे। ये चीज साफ साफ साबित करती है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ मछुआरे नहीं थे, वो एक असली समुद्री महाशक्ति थे जिन्हें समंदर की, उसकी लहरों की गहरी समझ थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो कौन सा ज्ञान था जिसने भारत को समंदर का राजा बना दिया? चलिए अब इसे ही समझते हैं। जरा उस जमाने के भारतीय जहाज़ों के बारे में सोचिए, कितने मजबूत और शानदार रहे होंगे। उन्हें मजबूत लकड़ी से बनाया जाता था, और मजे की बात यह कि बिना लोहे की कीलों के। उनका डिजाइन ऐसा होता था कि वो बड़े से बड़ा समुद्री तूफान भी झेल जाएं। और हमारे पुराने ग्रंथों में तो इनके लिए खास नाम भी हैं, जैसे नौका, पोत और यान। लेकिन जहाज बना लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि बिना किसी कंपास या जीपीएस के उन्होंने इतने बड़े बड़े समंदरों में अपना रास्ता कैसे ढूंढा होगा? सोचिए जरा, आज हमारे पास तो जीपीएस है, पर तब क्या, जब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो, तब भारतीय नाविक इन विशाल महासागरों को पार कैसे करते थे? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के साथ उनके गहरे तालमेल में। ये कोई जादू नहीं था, ये पक्का विज्ञान था। रात के अंधेरे में तारे उनका नक्शा बन जाते थे। दिन में सूरज और चांद की जगह देखकर वो दिशा तय करते थे। और सबसे कमाल की बात, वो मानसूनी हवाओं के मास्टर थे। उन्हें पता था कि हवा का रुख कब बदलेगा, कब जहाज लेकर निकलना है और कब लौटना है। मतलब समुंदर उनका दुश्मन नहीं, उनका सबसे बड़ा साथी था। तो जहाज थे, रास्ता खोजने का तरीका था। इस हुनर ने सिर्फ समंदर के रास्ते ही नहीं खोले, बल्कि भारत को दुनिया के व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर बना दिया। चलिए देखते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। उस वक्त भारत ग्लोबल ट्रेड का हब था, समझिए। यहां से क्या क्या नहीं जाता था? मसाले, बेहतरीन क्वालिटी के सूती कपड़े, कीमती पत्थर, हाथी दांत, और तो और मजबूत लोहा और स्टील के बने सामान, ये सब पूरी दुनिया में यहीं से भेजे जाते थे। और ये ट्रेड कोई छोटा मोटा नहीं था। इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि पूरे भारत में जगह जगह पर रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के मिले हैं। ये अपने आप में एक पक्का सबूत है कि भारत और रोम, इन दो महान सभ्यताओं के बीच कितना जबरदस्त व्यापार चलता था। और सबूत सिर्फ भारत से ही नहीं मिले हैं, उस दौर के विदेशी दस्तावेज भी यही कहानी बताते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की एक पुरानी यूनानी रोमन किताब है। समझिए कि वो उस जमाने के समुद्री व्यापार की एक गाइड बुक थी। उसमें भारत के बंदरगाहों और यहां से होने वाले भारी भरकम व्यापार के बारे में सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत खास बात सामने आती है। भारत का प्रभाव दुनिया पर तलवार के जोर से नहीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति के जरिए फैला। इसे आज की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं। भारतीय सोच, कला और विचार इन्हीं समुद्री रास्तों से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे। और इसका असर आज भी जिंदा है। इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पर। कैम्बोडिया का जो मशहूर अंकोर वाट मंदिर है ना, वो भी भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर से ही प्रेरित है। इतना ही नहीं, इन देशों की भाषाओं में, इनकी कला में, इनकी कहानियों में आज भी भारत की एक गहरी छाप दिखाई देती है। चलिए अब कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। भारत की ताकत सिर्फ व्यापार तक ही नहीं रुकी, ये एक सैन्य ताकत भी थी। मतलब भारत सिर्फ एक अमीर व्यापारी नहीं था, वो समंदर का रक्षक भी था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चोल साम्राज्य की नेवी।
उस जमाने की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक। उन्होंने न सिर्फ समुद्री डाकुओं का सफाया करके व्यापार के रास्तों को सुरक्षित बनाया, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक सैन्य अभियान चलाए। सोचिए कितना दबदबा रहा होगा। और खासतौर पे सम्राट राजेंद्र चोल का नौसैनिक अभियान। इतिहास में इस घटना को प्राचीन भारत की समुद्री ताकत का बिल्कुल चरम यानी पीक माना जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान आती है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। तो अब सवाल ये है कि समंदर पर राज करने वाली इस महान शक्ति का आखिर हुआ क्या? इसका पतन कैसे हुआ? अगर भारत इतना ही शक्तिशाली था, तो फिर ये ताकत चली कैसे गई? आखिर वो क्या वजह थी कि भारत की समंदर पर पकड़ ढीली पड़ गई? ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे बस कुछ सदियों के अंदर ही पूरी तस्वीर बदल गई। चोल साम्राज्य की बुलंदी के बाद देश अंदरूनी राजनीतिक झगड़ों में फंस गया। फिर जमीन के रास्ते से विदेशी हमले होने लगे, तो हमारा सारा ध्यान समंदर से हटकर अपनी जमीनी सरहदों को बचाने में लग गया। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए यूरोपीय ताकतें समंदर के रास्ते आ पहुंची। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, तो पतन की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, देश के अंदर आपसी फूट। दूसरी, जमीनी हमलों की वजह से हमारी प्राथमिकताएं बदल गईं, हमारा ध्यान समंदर से हट गया। और तीसरी, नई और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ यूरोपीय नौसेनाओं का आना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? 3 बातें हैं जो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, भारत सिर्फ एक जमीन से जुड़ी सभ्यता कभी नहीं था। दूसरी, ये एक सच्ची महासागरीय शक्ति, एक ओशनिक पावर था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, समंदर हमेशा से भारत की पहचान का, उसकी आत्मा का एक अहम हिस्सा रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें हमारी ही एक भूली हुई पहचान की याद दिलाती है। और हम इस चर्चा को उसी दमदार बात पर खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, कि जब दुनिया रास्ते खोज रही थी, तब भारत समंदर पर राज कर रहा था।